हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर स्टार किड। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आपके एग्जाम के लिए लेकर आया हम एक इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कंसीडर द 4 कार्बन कंपाउंड। क्या 4 कार्बन कंपाउंड है? दैट इज ए, बी, सी और डी। ठीक है, गिवन बिलो 4 ऑप्शन गिवन है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देयर कंपाउंड। इन कंपाउंड के बारे में 4 स्टेटमेंट गिवन है, बतानी है कौन सी सही है। तो जो पहली स्टेटमेंट है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट है? दैट इज पीडी, पैलेडियम। देखते हैं क्या फॉर्म होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम। तो वो क्वेश्चन में कहा था कि बी को ए में कन्वर्ट करता है। तो एक बार देख लेते हैं, जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है पैलेडियम की प्रेजेंस में, ये किस में कन्वर्ट होता है? तो लेट्स सी, तो ये हो जाएगा आपका दैट इज CH3 CH2OH। तो लेट्स सी, देख लेते हैं ऑप्शन। तो जो पहला ही ऑप्शन है आपका CH3 CH2OH, तो जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम, तो वो बी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? बी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ये था बी और दैट इज ए। तो बी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ए में। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी ऑप्शन देखने की नीड नहीं है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट इफेक्ट। कि इनमें से कौन सा परमानेंट इफेक्ट है? तो पहला ऑप्शन है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट, तीसरा है रेजोनेंस इफेक्ट, फोर्थ इज बेकर नाथन इफेक्ट। तो बताना है कि इनमें से कौन सा परमानेंट इफेक्ट है और ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ सेफ्टी फ्यूज। ठीक है, किसमें बात हो रही है कि इन अ सेफ्टी फ्यूज, एक सुरक्षा फ्यूज में द टेम्परेचर टू विच द गेट्स हीटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, कि जो जिस तापमान पर गर्म हो जाता है वह सीधे, ठीक है, वह सीधे किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो पहला है करंट, दूसरा है करंट स्क्वायर, तीसरा है करंट क्यूब, फोर्थ इज, ठीक है, क्यूब है और ये क्या हो जाएगा? दैट इज करंट की पावर क्या है? दैट इज 4। तो बताना है कि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लेट्स सी, पहले देख लेते हैं, एक बार इसे अंडरस्टैंड कर देते हैं। बात हो रही है किसकी? फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग दैट इज H इज इक्वल्स टू I² RT। ठीक है, H क्या है? दैट इज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। H क्या है? दैट इज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। एज वी ऑल नो, I क्या है? करंट फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग। बात करें अगर R की, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। एंड T क्या है? दैट इज टाइम। ठीक है, तो जो इसके अकॉर्डिंग बात हो रही है फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो H इज इक्वल्स टू I² RT। और जो H है दैट इज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वो होता है किसके? करंट के। सिंस टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हीट एनर्जी, टेम्परेचर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वो होता है करंट के। जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? वो है करंट के। इज दैट क्लियर? तो इन अ सेफ्टी फ्यूज, किसकी बात हो रही है? इन अ सेफ्टी फ्यूज द टेम्परेचर टू विच द गेट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। तो लेट्स सी, तो जो पहला ऑप्शन है खाली करंट के नहीं, दैट इज करंट स्क्वायर। तो जो बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच मटेरियल इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर कोर। कि ट्रांसफॉर्मर कोर में कौन सा मटेरियल जो है वो यूज होता है? तो एज वी ऑल नो कि जो ट्रांसफॉर्मर कोर में जो मटेरियल यूज होता है वो होता है सॉफ्ट आयरन। कौन सा होता है? सॉफ्ट आयरन। तो जो पहला ऑप्शन है निकेल, ये हो गया इनकरेक्ट। दूसरा जो है सॉफ्ट आयरन, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसफॉर्मर क्या है और कितने टाइप्स का होता है, वहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो लेट्स सी,
तो बात करें किसकी, ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसे किस लिए यूज किया जाता है, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ट्रांसफर किया जाता है किसमें, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में। ठीक है, किसमें, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज मतलब लो अल्टरनेटिंग करंट। हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज तो क्या होगा, करंट क्या होगा, लो। ठीक है, और अगर लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज तो करंट क्या होगा, हाई। इज इट क्लियर। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसे यूज किया जाता है किसके लिए, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में ट्रांसफर करने के लिए। अब जो ट्रांसफार्मर है वो दो टाइप का होता है, एक होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कि जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल वो ज्यादा होते हैं किससे, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। इज इट क्लियर कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल वो ज्यादा होते हैं किससे, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो एनएस और एनपी किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉइल। इज इट क्लियर कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉइल रिस्पेक्टिवली। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज हाई करंट, हाई वोल्टेज लो करंट। बात करें किसकी, स्टेप डाउन की। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इन द सेकेंडरी कॉइल में वो कम होंगे किसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। या फिर कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। और एनएस और एनपी किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉइल। इज दैट क्लियर, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉइल। तो यहां पर वोल्टेज लो, करंट हाई, यहां वोल्टेज हाई करंट लो, कहां से, लो वोल्टेज हाई करंट। तो जो ट्रांसफार्मर है वो किससे मिलकर बना होता है, वो बना होता है सॉफ्ट आयरन कोर से। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो सॉफ्ट आयरन कोर से इसलिए बना होता है कि ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है, टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ट्रांसफार्मर कोर इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, और ये एनर्जी को भी क्या करता है, सेव करता है। ये एनर्जी को भी क्या करता है, सेव करता है। तो कौन से मटेरियल यूज होता है ट्रांसफार्मर कोर में, तो वो होता है सॉफ्ट आयरन। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है और एनर्जी को सेव करता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसे हम यूज करते हैं हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ट्रांसफर करने के लिए, किसमें, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में। इज दैट क्लियर। दो टाइप्स का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन, और यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इंक्रीज इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आ गया क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी है इंक्रीज होगी इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो कौन सी क्वांटिटी बढ़ती है, करंट। तो जो पहला ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करंट। करेक्ट आंसर कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है किसके रिगार्डिंग, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के रिगार्डिंग। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो लेट्स सी ऑप्शन पहला है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस पोलराइज लाइट। कि वो सब्सटेंस होते हैं जो पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, जो रोटेट करते हैं वो होते हैं। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पोलराइज लाइट। ये बात तो सही है। थर्ड ऑप्शन, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस डबल रिफ्रैक्शन। की जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो डबल रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट, और नन ऑफ द अबव ऐसा भी नहीं है। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। एक बार देख लेते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वही डेफिनेशन है, वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जिन सब्सटेंस के अंदर प्लेन ऑफ द पोलराइज लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी होती है उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अगर एग्जाम्पल की बात करें, क्वार्ट्ज और सिनेबर्स, ये किसके एग्जाम्पल है, ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल के एग्जाम्पल है। और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, टार्ट्रिक एसिड, ये किसके एग्जाम्पल है, ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन के। किसके, ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन के। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ये आपको याद होनी चाहिए। इज दैट क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, गिवन है आपको कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का
refractive index of glass is equal to 1.5. Speed of light in glass बतानी है, ठीक है, निकालनी है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो एक बार देख लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो होता है किसका? ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं C से, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जिसे हम डिनोट करते हैं V से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू C अपॉन V, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू C अपॉन V। और एज वी ऑल नो, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, सबको पता है उसकी वैल्यू, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? एज वी ऑल नो, जो स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है दैट इज 3.8 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? तो फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट जो गिवन है दैट इज C, ठीक है। तो C इज इक्वल्स टू U, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करके ये वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लेट्स सी, पहला है 2.3 इनकरेक्ट, 3.0 इनकरेक्ट, 1.5 इनकरेक्ट, 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लास्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया था, क्या होता है कि रेशियो होता है ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलमोस्ट सेम होती है एयर में भी और वैक्यूम में भी, ठीक है। तो जनरली ये कुछ पॉइंट्स है, ये ध्यान रखना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एयर और वैक्यूम। इज दैट क्लियर? कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ हमने किसके टर्म्स में मेजर किया था? एयर के टर्म्स में, कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो किस में मेजर करते हैं? जनरली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एयर और वैक्यूम। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कैसे ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था जो हमने सॉल्व किया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच मिरर इज बेस्ट सूटेड? कौन सा मिरर है जो सबसे सही बेस्ट सूटेड होगा टू फोकस पैरेलल रेज एट अ पॉइंट? की टू फोकस पैरेलल रेज एक ही पॉइंट से, ठीक है, एक ही पॉइंट से क्या जा रही है? पैरेलल रेज जा रही है, और ये बताना है कि इनमें से कौन सा मिरर बेस्ट सूटेड होगा। तो वो होगा पैराबोलिक। कौन सा होगा? वो होगा पैराबोलिक। पैराबोलिक, लेट्स सी ऑप्शन। तो पहला है स्फेरिकल कॉन्वेक्स, इनकरेक्ट। स्फेरिकल कॉनकेव, इनकरेक्ट। हाइपरबोलिक, इनकरेक्ट। पैराबोलिक इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, पैराबोलिक स्फीयर बेस्ट सूटेड होगा टू फोकस पैरेलल रेज एट अ सिंगल फोकस। तो आपको दो मिरर गिवन दिख रहे हैं यहाँ पे, एक तो पैराबोलिक और दूसरा स्फेरिकल मिरर। तो दिख रहा होगा ये क्या है? एक पॉइंट है, ठीक है, एक फोकस पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट है कह सकते हैं। और यहां से क्या जा रहे हैं? पैरेलल रेज, ठीक है। ये क्या जा रही है? ये जा रही है पैरेलल रेज जा रही है। तो जो स्फेरिकल मिरर है, अब यहाँ पे भी देखो, ये क्या है? एक फोकस पॉइंट है। ये क्या जा रही है? ये ऐसे ऐसे जा रही है, पैरेलल रेज जा रही है, ठीक है। तो स्फेरिकल कॉनकेव आल्सो फोकस पॉइंट एट अ सिंगल पॉइंट, बट जो पैराबोलिक मिरर है उसमें ज्यादा एक्यूरेसी है एज कंपैरिजन टू स्फेरिकल मिरर। और वो आपको दिखाई भी दे रही होगी डायग्राम में कि जो पैराबोलिक मिरर है उसमें ज्यादा एक्यूरेसी है एज कंपैरिजन टू स्फेरिकल मिरर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। जो डी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से सही स्टेटमेंट चूज करनी है इन विच डॉपलर इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, जिसमें डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट जो एप्लीकेबल होता है वो डिस्कवरी ऑफ ट्विन स्टार पे भी एप्लीकेबल होता है, टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ अ मिल्की वे इस पे भी एप्लीकेबल होता है, टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ अर्थ इस पर डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या होगा? करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा था कि इनमें से ऐसा कौन सा है जिस पर डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो डॉपलर इफेक्ट होता क्या है?
देख बार देख लेते हैं। बात कर रहे थे हम डॉपलर इफेक्ट की। डॉपलर इफेक्ट एक फिनोमेना है जो कब ऑब्जर्व किया जाता है, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड और लाइट में क्या हो, चेंज आए, ठीक है, वेयर देयर इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और लाइट। कब आएगी चेंजेस, जब सोर्स क्या होगा, मूविंग होगा, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। इज दैट क्लियर कि डॉपलर इफेक्ट इज अ फिनोमेना व्हिच इज ऑब्जर्व व्हेन, कब ऑब्जर्व किया जाएगा, जब देयर इज अ चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और लाइट, जब साउंड और लाइट की फ्रीक्वेंसी में चेंज आएंगे। कब, जब व्हेन अ सोर्स इज मूविंग, जब सोर्स मूव करेगा किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। दैट इज डॉपलर इफेक्ट। इज दैट क्लियर? व्हेन अ सोर्स इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मूविंग ऑफ सोर्स टूवर्ड ऑब्जर्वर। इज दैट क्लियर कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो सोर्स की जो मूविंग है वो किसके ऑब्जर्वर, टूवर्ड ऑब्जर्वर। जब फ्रीक्वेंसी घट रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जर्वर है, जो मूविंग अवे ऑफ सोर्स फ्रॉम ऑब्जर्वर, वो कि वो ऑब्जर्वर से क्या है, अवे है, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वो क्या है, टूवर्ड ऑब्जर्वर। तो ये यूज कहाँ किया जाता है, इट इज यूज्ड इन द डिस्कवरी ऑफ ट्विन स्टार, वेलोसिटी ऑफ द मिल्की वे की वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, टू डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ सबमरीन। तो इनमें ये क्या किया जाता है, डॉपलर इफेक्ट यूज किया जाता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, साउंड वेव इन हाइड्रोजन गैस आर ऑफ विच टाइप, कि साउंड वेव किसमें, हाइड्रोजन गैस में किस टाइप की होती हैं। तो जो वेव्स हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल। अब क्वेश्चन में पूछा है कि साउंड वेव इन हाइड्रोजन गैस, तो जो साउंड वेव है हाइड्रोजन गैस में तो वो किस टाइप की होती है, वो होती है लॉन्गिट्यूडनल। किस टाइप की होती है, वो होती है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, किस टाइप की होती है, वो होती है लॉन्गिट्यूडनल। इज दैट क्लियर? लेट्स सी, पहला है ट्रांसवर्स, इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन लॉन्गिट्यूडनल इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जाम्पल फॉर पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कौन सा एग्जाम्पल, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो किसका एग्जाम्पल है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following act as a both a Bronsted acid and a Bronsted base, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। तो बात करूं अगर HNO3 की, तो HNO3 ना मतलब दोनों की तरह एक्ट नहीं करता, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। HS नेगेटिव, इसे देख लेते हैं, दैट इज HS नेगेटिव। अब पहले बात कर लेते हैं ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस होता क्या है। तो ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड एक ऐसा सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है, और ब्रोंस्टेड बेस जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जो ब्रोंस्टेड बेस क्या है, जो H पॉजिटिव आयन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। इज दैट क्लियर? जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो बात करें HS नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो ये क्या फॉर्म करेगा, HS नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा दैट इज H2S। तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अगर बात करें HS नेगेटिव और यहां से हम H पॉजिटिव क्या कर दें, रिलीज कर दें, तो उस केस में जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा दैट इज S2 नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस। क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो इस केस में जो HS नेगेटिव है वो दोनों की तरह काम करता है, ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय। तो लेट्स सी, पहला है सिगमोंडी, लैंगमियर, विलियम एंड चैंग, ऑस्टवर्थ। जो पहला ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, अ सॉल्ट ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज प्लेस्ड इन वाटर। कि क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है जिसे किस पे रखा गया, वाटर में। एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज AlCl3 is placed in water. After some time, the pH of resulting solution is determined. Which of the following statement about pH of this solution is correct? कि कुछ समय बाद क्या किया जाता है, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो डिटरमाइन किया जाएगा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट में जो किसके रिगार्डिंग गिवन है, pH ऑफ दिस सॉल्यूशन इज करेक्ट। ठीक है, तो जब एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि क्या है, सॉल्ट है, जब उसे वाटर में प्लेस्ड किया जाता है तो वो क्या फॉर्म करता है, AlOH3 प्लस HCl क्या फॉर्म करता है, दैट इज AlOH3
और अगर इसे बैलेंस करेंगे दैट विल बी 3HCl। इज दैट क्लियर कि जो एल्यूमिनियम है AlCl3 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस करता है। और एज वी ऑल नो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उनकी pH वैल्यू क्या होती है, 7 से कम होती है। ये सबको पता होगा कि जो pH वैल्यू लाई करती है, ये हमने पढ़ा भी था एसिड बेस में, वो कहाँ करती है 0 to 14, और 7 पे जो वैल्यू होती है 7 क्या होता है, दैट इज न्यूट्रल। तो सॉल्ट क्या है, जनरली सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जिसकी pH वैल्यू क्या होती है 7 होती है। ठीक है, अगर बात करें pH वैल्यू लेस देन 7, जो pH वैल्यू 7 से कम होती है वो क्या होते हैं, वो होते हैं एसिडिक। जो pH वैल्यू 7 से ज्यादा होती है वो होते हैं बेसिक। अब ये अभी आपको पता होगा कि जितनी pH वैल्यू कम, जितनी भी pH वैल्यू जितनी कम होगी सब्सटेंस उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, और जितनी ज्यादा pH वैल्यू होगी सब्सटेंस उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। इज दैट क्लियर? तो लेट्स सी, pH विल बी मोर देन 7। मोर देन 7 किसके केस में होगी, जब सब्सटेंस कैसा होगा, बेसिक होगा, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। pH विल बी लेस देन 7, तो जो सेकेंड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, और लेस देन 7 के केस में जो सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा, एसिडिक। इज दैट क्लियर? कैसा होगा, एसिडिक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, द टर्म गोल्ड नंबर वॉज कॉइन्ड बाय। जो टर्म गोल्ड नंबर है वो किसने दिया था, तो वो दिया था सेगमोंडी ने। तो जो पहला ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ प्रोसेस यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल एस। तो वो कौन सा प्रोसेस है जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल के लिए यूज होता है, तो रोस्टिंग नहीं होता, स्मेल्टिंग नहीं होता, क्यूपिलेशन। जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेट्स सी, क्यूपिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर ओर्स क्या होते हैं, ट्रीटेड होते हैं अंडर हाई टेम्परेचर एंड कंट्रोल ऑपरेशन टू सेपरेट नोबल मेटल्स। ठीक है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, और फ्रॉम किससे, बेस मेटल से, लाइक लेड, कॉपर, जिंक एंड अदर प्रेजेंट इन द ओर और एलॉय मेथड, दैट इज क्यूपिलेशन प्रोसेस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इज नॉट अ कार्सिनोजन, कि इनमें से कौन सा कार्सिनोजन नहीं है। एज वी ऑल नो कार्सिनोजन क्या होता है, ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है। ये क्या कॉज करता है, ये कैंसर कॉज करता है। और पूछा है कि इनमें से कौन सा कार्सिनोजन नहीं है, तो पहला एक्सरे, एक्सरे है, HNO2 भी है, वायरस भी है, बट स्टार्च नहीं है। ठीक है, तो जो लास्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, कि जो स्टार्च है वो कार्सिनोजन नहीं है। तो एज वी ऑल नो कार्सिनोजन एक ऐसा एजेंट है जिसके पास कैपेसिटी होती है ह्यूमंस के अंदर कैंसर को कॉज करने की। स्टार्च कार्सिनोजन नहीं है, वो क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है, वो क्या है, पॉलीसेक्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट, किसकी बात हो रही है, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट, इनमें से क्या प्रेजेंट होता है, तो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट में वेल डेवलप स्क्लेरेन्काइमा नहीं, वेल डेवलप वस्कुलर टिश्यू नहीं, एयर स्पेस। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर, कि इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स एयर स्पेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेट्स सी, इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट एयर स्पेस पाया जाता है। ठीक है, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट में क्या पाया जाता है, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट में एयर स्पेस आर फाउंड। ठीक है, एरेन्काइमा आर द स्पेस और एयर चैनल्स, कि एरेन्काइमा क्या है, एरेन्काइमा आर द स्पेस और एयर चैनल्स इन द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ हाइड्रोफाइट। इज दैट क्लियर? और ये क्या है, इट इज एन अडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स, दीज एयर स्पेस प्रोवाइड बुयोंसी टू द प्लांट, कि ये जो एयर स्पेस है ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, बुयोंसी प्रोवाइड करता है। क्यूटिकल एक थिक लेयर होती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, सेल्स ऑफ जीरोफाइट्स, जो लॉस ऑफ वाटर से क्या करते हैं, प्रिवेंट करती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडोस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडोस फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो पहला है अंडमान आइलैंड, इनकरेक्ट, केरला इनकरेक्ट, ईस्टर्न हिमालयज इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करता है, तो वो है लाइसोसोम। कौन है, दैट इज लाइसोसोम। सो लेट्स सी, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लाइसोसोम क्या है, क्या कंटेन करता है, लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है कंटेन करता है। लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इज दैट क्लियर? लेट्स सी,
तो लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। लाइसोसोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कहाँ पाया जाता है? जो एनिमल सेल में पाया जाता है। नियरली सभी एनिमल सेल में पाया जाता है। ये दे आर स्फेरिकल वेसल्स एंड दैट कंटेन, ये क्या होते हैं? स्फेरिकल वेसिकल्स होते हैं जो 30 से 35 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करते हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स मतलब बहुत सारे तरह के बायोमोलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। इज इट क्लियर कि लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन नियरली ऑल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। दे आर स्पेरिकल वेसिकल्स जो 30 से 35 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करते हैं, जो ब्रेक डाउन कर देते हैं मैनी काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ मेनी एटीपी आर गेन बाय, कि कितने एटीपी दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो हाउ मेनी एटीपी आर गेन बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन ग्रीन प्लांट। क्वेश्चन होमवर्क में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बाद में भी जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका आंसर पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज इनहिबिटेड बाय, ठीक है, कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो किसके द्वारा बाधित होता है? दैट इज नाइट्रोजन। तो पहला है फॉस्फेट इनकरेक्ट, आयरन इनकरेक्ट, एसीटेट इनकरेक्ट, और नाइट्रोजन फिक्सेशन इज इनहिबिटेड बाय अमोनिया। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज इनहिबिटेड बाय अमोनिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, द एंजाइम नाइट्रोजिनेज कंटेन अ प्रोटीन एंड द मेटल, कि जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज वो क्या कंटेन करता है? प्रोटीन एंड द साथ ही साथ मेटल। सो मेटल कौन कौन से है? वो है Fe, आयरन एंड मोलिबेडनम। तो लेट्स सी, पहला है Fe एंड कोबाल्ट इनकरेक्ट, Fe एंड मोलिबेडनम, जो सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या होगा? करेक्ट आंसर। एक बार देख लेते हैं। तो नाइट्रोजिनेज एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है विद द मोस्ट कॉमन फॉर्म कंटेनिंग 2 प्रोटीन टर्म एज मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन डाइनाइट्रोजिनेज एंड Fe प्रोटीन डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज। और ये जो एंजाइम्स है ये प्रोड्यूस होता है किसके थ्रू? बाय साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। और ये जो एंजाइम्स है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू ammonia, reduction of nitrogen to ammonia. तो enzyme nitrogenous contain a protein and the metal that is Fe and molybdenum. Next question number 24 है, which of the following has the largest flower? important question है, easy question है even. तो Rafflesia that is the largest flower. पहला है Nymphia incorrect, Helianthus incorrect, Rosa incorrect, Rafflesia is the करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करें रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया किसका जीनस है? ऑफ अ पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट, जो कंटेन करता है अप्रोक्सीमेटली 28 स्पीसीज। ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं? जो पाए जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। जो कहाँ पाए जाते हैं? साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। और मेनली कहाँ पाए जाते हैं? मेनली पाए जाते हैं इंडोनेशिया में। कहाँ पाए जाते हैं? इंडोनेशिया। और रेफ्लेशिया क्या है? एक स्पीसीज है फ्लावरिंग प्लांट की इन पैरासिटिक जीनस, और दैट इज द लार्जेस्ट फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, द डिवीजन इन क्लीवेज इज, दैट इज मियोसिस। मियोसिस नहीं होता, माइटोसिस होता है, और बिना ग्रोथ फेज के, सॉरी, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा माइटोसिस विदाउट ग्रोथ फेज, तो जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। लेट्स सी, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। When there is a continuous mitosis in the zygote, कि जब जायगोट के अंदर कंटिन्यूस क्या होता है? माइटोसिस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लीवेज। उस केस में जो सेल का साइज है वो इंक्रीज नहीं होता क्लीवेज के अंदर, क्योंकि ग्रोथ नहीं होती। Is that clear? कि when there is a continuous mitosis in the zygote, it called cleavage, जो cell size है does not increase in the cleavage because growth does not take place in the interphase stage, कि interphase stage में growth नहीं होती है, growth phase absent होती है, तो size और embryo के shape में कोई change नहीं आता, hence there is a no change in the size and shape of embryo. Is that clear? Next क्वेश्चन नंबर 26 है, अ न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो किस लिए एसेंशियल है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो कौन सा न्यूट्रिएंट एलिमेंट जरूरी है? तो वो कौन सा है? कैल्शियम। कौन सा है वो? कैल्शियम। तो पहला है फॉस्फोरस इनकरेक्ट, सल्फर इनकरेक्ट, कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो एसेंशियल किसके लिए जरूरी, किसके लिए है? किसके फॉर्मेशन के लिए? माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वो कौन सा है? दैट इज कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम किस लिए रिक्वायरमेंट होती है? कैल्शियम रिक्वायर होता है फॉर नॉर्मल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, और ये स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए भी रिक्वायर्ड होता है, और ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। और कैल्शियम प्रेजेंट होता है इन सेल वॉल as calcium packed and form middle lamella। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 27 है, 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स प्लांट्स की जो किसे लीड करते हैं, लीड टू स्पेशलाइजेशन। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इवेंट, बताना है कि इवेंट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो जो इवेंट का करेक्ट ऑर्डर होता है वो क्या होगा, दैट इज म्यूटेशन, सिलेक्शन और आइसोलेशन। लेट्स सी, तो जो पहला ऑप्शन जो है म्यूटेशन, सिलेक्शन, आइसोलेशन, दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, द मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग सेल वैक्यूल, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो जो पहला ऑप्शन होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर कि द मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग सेल वैक्यूल, जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है, एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है जो किसके सराउंडिंग होती है, सराउंडिंग ऑफ वैक्यूल, सेपरेटिंग द वर्क्यूलर कंटेंट को सेपरेट करती है फ्रॉम द सेल साइटोप्लाज्म, और जिसे हम वर्क्यूलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम कैन बी डिपिक्टेड थ्रू पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये सही है। पिरामिड ऑफ मास, ये भी सही है। पिरामिड ऑफ नंबर, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसकी एक्सप्लेनेशन, एज वी ऑल नो कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ एन इकोलॉजिकल पैरामीटर, जिसमें क्या आता है, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन विद प्रोड्यूसर एट द बेस, एज वी ऑल नो, जिसमें बेस कौन होता है, दैट इज प्रोड्यूसर। हार्बीवोर्स मिडल में होता है, कार्निवोर्स एट द टॉप टायर्स, और इट कैन बी अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, और स्पिंडल शेप भी होता है। और ये जो पिरामिड है ये क्या शो करता है, ये रिलेशनशिप शो करते हैं अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स का। क्या करता है, डिफरेंट हमारे इकोसिस्टम में जो भी डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल है उनके बीच में क्या शो करते हैं, एक रिलेशनशिप शो करते हैं। और चार्ल्स एल्टन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ पिरामिड। पिरामिड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वो दिया था चार्ल्स एल्टन ने, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, अजोला हैज बिकम इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर, कि जो अजोला है वो क्या है, एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसे हम एज अ मतलब एग्रीकल्चर में बिकॉज इज बीइंग यूज्ड है, जिसे हम किसके रूप में यूज करते हैं, बायोपेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, बायोफर्टिलाइजर या फिर इंसेक्टिसाइड। तो एक बार थोड़ा सा एजोला के बारे में देखते हैं। जो एजोला है ये क्या है, फ्लोटिंग टेरिडोफाइट है। क्या है, फ्लोटिंग टेरिडोफाइट है, जो क्या कंटेन करता है, एंडोसिम्बाइट द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम एनाबिना एजोले। क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरियम एनाबिना एजोले। एजोला एक इंपॉर्टेंट है इन एग्रीकल्चर, क्योंकि जिसे हम बायो फर्टिलाइजर की तरह क्या करते हैं, यूज करते हैं। जिसे हम किस लिए यूज करते हैं, टू कंट्रोल मॉस्क्यूटो लार्वा इन राइस फील्ड। इज दैट क्लियर कि इट हैज बीन यूज्ड टू कंट्रोल मॉस्क्यूटो लार्वा इन राइस फील्ड। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन एसोसिएटेड विद, किससे, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो लेट्स सी, जो पहला ऑप्शन होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। डिस्कस कर लेते हैं, साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन एक किससे एसोसिएटेड होता है, ये होता है फोटोसिस्टम 1 से। इस प्रोसेस में क्या होता है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्रोकैरियोट, जिस अकॉम्प्लिश द कन्वर्जन ऑफ ADP to ATP फॉर इमीडिएट एनर्जी फॉर द सेल, कि सेल के लिए, फॉर द सेल्स, की सेल्स के लिए इमीडिएट एनर्जी के लिए वो क्या करते हैं, ADP को किस में कन्वर्ट करते हैं, ATP में। ठीक है, कि साइक्लिक फोस्फोराइलेशन इट इज द प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म सेल्स की एनर्जी के लिए, सेल्स की इमीडिएट एनर्जी के लिए ADP को किस में कन्वर्जन करते हैं, ATP में। और इस तरह के फोस्फोराइलेशन यूजुअली कहाँ होते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, ड्यूरिंग स्नो मेटल ओपनिंग एंड क्लोजर द CO2 सेंसर इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गार्ड सेल में। तो जो पहला ही ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेट्स सी, ड्यूरिंग स्नो मेटल ओपनिंग एंड क्लोजर जो CO2 सेंसर है वो लोकेटेड कहाँ होता है, गार्ड सेल में। गार्ड सेल एज वी ऑल नो कैसी स्ट्रक्चर होती है, उसकी बीन शेप स्ट्रक्चर होती है, जो किसके सराउंडेड होती है, विद सराउंड द स्टोमेटा। गार्ड सेल फॉर्म एपिडर्मल स्टोमेटल, जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज वॉल्व्स इम्प्लांट एंड रेगुलेट द अपर्चर ऑफ स्टोमेटल, पोर्स के अपर्चर को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द CO2 कंसंट्रेशन इन लीफ। और अगर CO2 कंसंट्रेशन लीफ के अंदर स्टार्ट टू fall, so the plant will open its stomata so that more CO2 can enter. Next question. Question number 33 है, रेट डेटा बुक्स आर कंपाइल्ड बाय, किसके थ्रू, दैट इज IUCN। तो बी ऑप्शन होगा, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। लेट्स सी, द रेट डेटा बुक इज कंपाइल्ड बाय IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेट डेटा बुक कंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि रेट डेटा बुक के अंदर क्या होती है, एक लिस्ट होती है ऑर्गेनिज्म की, दैट आर ऑन द वर्ड्स ऑफ एक्सटेंशन। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म कौन से,
पेजेस में शो होते हैं, आर शोन ऑन पिंक पेजेस, एंड एज सून एज एन ऑर्गेनिज्म हैज इंक्रीज इन सफिशिएंट नंबर, तो वो किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो जाते हैं ग्रीन पेजेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है कि विच ऑफ द प्लांट स्पीसीज रिप्रेजेंट द सबमर्ज स्टेट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो पहला इकॉर्नियन ट्रापा, इनकरेक्ट बताना है कि इनमें से कौन सी प्लांट स्पीसीज है जो किसे रिप्रेजेंट कर रही है, सबमर्ज स्टेट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो पहला है Cornean trapa, incorrect. Juncus and corex, incorrect. Tifa and Romex, incorrect. Utricularia and Elodia, that is the correct answer. Next question. क्वेश्चन नंबर 35 है होमोलोगस स्ट्रक्चर फाउंड इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में पाई जाती है, हैव नो क्लियर फंक्शन, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। पहला है अंडर डेवलप ऑर्गन, इनकरेक्ट। डोरमेंट ऑर्गन, इनकरेक्ट। ड्वार्फ ऑर्गन, इनकरेक्ट। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर रेफर टू द सिमिलर स्ट्रक्चर दैट डिफर इन फंक्शन, जिनका स्ट्रक्चर सही सिमिलर होता है बट फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे फोरलिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन, ये आर मेड अप ऑफ ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फ्लेंजेस, ठीक है। वेल्स यूज फॉरलिम, जो वेल्स है वो फॉरलिम्स का यूज करती है किस लिए, स्विमिंग के लिए। बैट्स किस लिए यूज करते हैं, फ्लाइंग के लिए। चीता रनिंग के लिए, और ह्यूमन ग्रास्पिंग के लिए। तो स्ट्रक्चर तो सिमिलर है बट उनका जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। द स्ट्रक्चर हैव इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, तो जो होमोलोगस स्ट्रक्चर है उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है, और वो क्या शो करते हैं, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है लेमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज यूजुअली नोन एज, नेचुरल सिलेक्शन नहीं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है सिल्वर सॉल्ट मेथड, जिसे किस लिए यूज किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जो पहला ऑप्शन है एसिड, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द रिएक्शन ऑफ सल्फर, की सल्फर की रिएक्शन किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, दैट इज RmGx, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, जो किसका फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या फॉर्म करता है, मर्सेप्टेन, मर्सेप्टेन। तो जो इंटरेक्शन होता है ऑफ एलिमेंटल सल्फर किसके साथ, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव मर्सेप्टेन, और मर्सेप्टेंस को हम क्या कहते हैं, थायो अल्कोहल, क्या कहते हैं, थायो अल्कोहल, ठीक है, किसका S+ RmGx, इनका इंटरेक्शन, और ये क्या फॉर्म करते हैं, ये RSH फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये क्या फॉर्म करते हैं, थायो अल्कोहल, तो मर्सेप्टेन जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर एडिशन रिएक्शन, कौन सा इनमें से एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो उससे पहले समझते हैं कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है। एडिशन रिएक्शन तब होती है जब दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर और एक प्रोडक्ट बनाते हैं बिना किसी भी एटम को लॉस किए हुए, जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, वो एडिशन रिएक्शन होती है। एडिशन रिएक्शन किस में पाई जाती है, तो वो उन कंपाउंड्स में पाई जाती है जो कैसे होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो वीकर पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू न्यू स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एल्डोल रिएक्शन जो है वो किसका एग्जांपल है, एडिशन रिएक्शन का। कार्बोनिल कंपाउंड दैट हैव एन हाइड्रोजन एटम ऑन देयर अल्फा कार्बन, कि कार्बोनिल कंपाउंड के पास क्या होते हैं, दैट हैव एन हाइड्रोजन एटम्स ऑन देयर अल्फा कार्बन एग्जिबिट एल्डोल कंडेंसेशन, एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या होंगे, ऑब्टेन होंगे एज बाय प्रोडक्ट। तो उस केस में जो एडिशन रिएक्शन शो करता है दैट इज एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट मीथेन गैस ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर, इनमें से ऐसा कौन सा है जो वाटर के साथ ट्रीट करने पर मीथेन गैस क्या करता है, लिबरेट करता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड नहीं, कैल्शियम नहीं, एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या लिबरेट करता है, वो करता है मीथेन गैस। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन भी थे, इवन बायो के थोड़े टफ क्वेश्चंस भी थे जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आएगा। कोई क्वेरी या डाउट हो हमें आप कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।